रेप्लिकेशन प्रोसेस बुक के अंदर यहाँ पे दिया गया है, द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस एट वन और मोर साइट्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए की रेप्लिकेशन डीएनए के मॉलिक्यूल पर एक या एक से ज्यादा जगहों पर शुरू होती है। वैसे अगर बात की जाए, जो ट्रू है वो यही है कि एक जगह पे नहीं होती, आमतौर पे ये ज्यादा ही जगहों पर होती है। वन उस वक्त लेंगे जब कोई बहुत ही छोटा सा डीएनए का मॉलिक्यूल हो। अच्छा, किस जगह पर शुरू होगी? वो जो साइट है उस साइट को क्या कहेंगे? उस साइट को कहा जाता है रेप्लिकेशन साइट्स, या रेप्लिकेशन ओरिजिन, सॉरी, रेप्लिकेशन ओरिजिन। और उस ओरिजिन के ऊपर दरअसल एक खास स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, जो रेप्लिकेटिंग मशीनरी को एक तरह से कह लें कि सिग्नल देता है, इनवाइट करता है। या जिस तरह अगर कोई किसी की तलाश में हो हजूम में, तो जिसकी तलाश की जाए वो अगर हाथ हिला दे तो पहचान हो जाती है। तो ये जो रेप्लिकेशन ओरिजिन है, रेप्लिकेशन मशीनरी इनको रिकॉग्नाइज करती है। और जहाँ पर ये स्पेसिफिक रेप्लिकेशन ओरिजिन के न्यूक्लियोटाइड होंगे, वहाँ पर वो अटैच होकर डीएनए के सेकेंडरी, सॉरी, टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फिर ओपन कर देते हैं। टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस किए थे। टर्शरी ये है कि जब डीएनए का डुप्लेक्स कवर करता है हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल को, तो एक बनता है न्यूक्लियोसोम। तो फिर होता ये है कि टर्शरी स्ट्रक्चर भी खुल जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी ओपन हो जाता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर खुलने के नतीजे में फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को जो डायग्राम बुक में दी है, इस पे गौर करें। तो ये डायग्राम हमें शो कर रही है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के बिहाफ पे मेंटेन होता है। तो ये दो स्ट्रैंड दाएं और बाएं जो एंटी पैरेलल हैं, इनको आपस में यहाँ आप देख सकते हैं कि दरमियान में ये जो लाइंस हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने आपस में जोड़ा हुआ है। यानी ये जिसको हम डुप्लेक्स का नाम देते हैं, ये डुप्लेक्स दरअसल नतीजा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो डुप्लेक्स सलामत नहीं रहेगा। तो बाय डेफिनेशन सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो जो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बिहाफ पे अपीयर हो, मेंटेन हो, स्टेबल हो, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। लेकिन जब रेप्लिकेशन मशीनरी इसको ओपन करेगी, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। और दोनों स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को कहा जा रहा है पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, पेरेंटल यानी पेरेंट का। अब यहाँ पेरेंट में वो जिस तरह रिप्रोडक्शन में हमने कहा था मेल या फीमेल, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये पेरेंटल है। इसे पैटर्नल मत कह दीजिएगा, ठीक है। हम पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम की बात करते रहे हैं, वो किसी और रेफरेंस से थी। तो एक ही डीएनए के मॉलिक्यूल में अब ये जो पेरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो ये पेरेंटल डीएनए है। इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। इनका अलग अलग हो जाना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बाकी रह गया। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, क्या सीक्वेंस है, उसको बुनियाद बनाकर न्यू स्ट्रैंड इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ तैयार होते हैं। तो ये न्यू स्ट्रैंड हमें नजर आ रहे हैं। ये एक नया स्ट्रैंड जो यहाँ डायग्राम में कहा गया है डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड। और इसी तरह इस पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ ये डॉटर स्ट्रैंड। तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरा डॉटर स्ट्रैंड मिलकर अब ये एक डीएनए का नया मॉलिक्यूल, और इसी तरह दूसरा।
तो डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एक जगह पर या एक से ज्यादा जगहों पर भी स्टार्ट, आमतौर पे ज्यादा जगहों पर स्टार्ट होती है। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है लेफ्ट पे, यहाँ पर ये एक रेप्लिकेशन ओरिजिन शो किया है, ठीक है। और फिर आगे दो रेप्लिकेशन ओरिजिन की बात करती है कि एक ये है, यहाँ पर रेप्लिकेशन हो रही है और फिर यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है। बहरहाल, तो रेप्लिकेशन कल हमने स्टार्ट की थी। और ये पैराग्राफ हमने रीड आउट कर लिया था। डीएनए तीन तरह के पाए जाते हैं बैक्टीरिया में: डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। और जो मेन रेप्लिकेशन का एंजाइम है इन केस ऑफ बैक्टीरिया ई कोलाई, वो ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो कि डाइमर है, इसके यूनिट्स हैं। ये गुफ्तगू कल हमने कर ली थी। फिर डीएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम जो हम कह रहे हैं कि मेनली रेप्लिकेट करता है, उसकी कुछ शराइत या पाबंदियां या मजबूरियां कह लें, उसकी कंडीशंस, ये हमने कल डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्कस किया था। और बुक ने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इस डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किया है। लेकिन हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करके बहुत सारी डायग्राम में तकसीम करके पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने ये स्लाइड्स डिस्कस कर ली थी। सेमी कंजर्वेटिव मैनर, बुक ने कहा कि जिस तरह एक जिप खोली जाए और उसके साथ दोनों पार्ट्स के साथ एक नई जिपें बना दी जाएं, तो सिंपली यहाँ पे इस डायग्राम पे कल हमने बात खत्म की थी कि सपोज ये डीएनए की जिप है, पेरेंटल जिप ऑफ डीएनए, ये ओपन हुई, इसके दोनों पार्ट्स अलग अलग हुए और दोनों के साथ जिप कंप्लीट हो गई, इधर भी और इधर भी। और कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेसिस के नतीजे में हमने कल बात की थी कि टू स्ट्रैंड्स हैव द सेम सीक्वेंस। डीएनए के दो मॉलिक्यूल जो पैदा होंगे वो बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हैं। एक मॉलिक्यूल ये डुप्लेक्स, एक ये। दोनों को देखें तो पहला यहाँ पे अगर इधर से हम ले लें, एटी का पेयर है, यहाँ भी एटी का पेयर है, फिर टी ए का पेयर है तो यहाँ भी टी ए का पेयर है, एंड सो ऑन। ये सारी रेप्लिकेशन कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बुनियाद पे होती है। और नतीजतन एक पेरेंट डीएनए से दो डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल सेमी कंजर्वेटिव मैनर में प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब यहाँ तक बज़ाहिर बात पूरी लगती है, लेकिन असल टॉपिक आगे है, डिटेल। अच्छा जी, बुक ने बात की कि एक या एक से ज़्यादा जगहों पर रेप्लिकेशन शुरू होगी। ये रेप्लिकेशन ओरिजिन जहाँ पे ख़ास सीक्वेंस था डीएनए का, यहाँ ये रेप्लिकेशन आगे चलती गई, दूसरी जगह पर भी शुरू हो गई, यहाँ भी रेप्लिकेशन हुई, और फाइनली फिर ये डीएनए के दो डॉटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। ये कैसे होगा, अब हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। जी बेटा, तैयार है? यस सर। शराइत याद है डीएनए पॉलीमरेज की? डीएनए की इलॉन्गेशन होगी 5 to 3 डायरेक्शन में। नया न्यूक्लियोटाइड पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड के 3 एंड पर अटैच होगा और फिर इस नए का 3 एंड अवेलेबल होगा। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड करता है, स्टार्ट नहीं लेता। उसे पहले एक बुनियाद चाहिए हाइड्रोक्सिल की, ठीक है। अच्छा जी, हम बात शुरू करते हैं कि हमारे सामने जनाब ये है ऊपर एक डीएनए का मॉलिक्यूल, लॉन्ग मॉलिक्यूल, जिसका एक हिस्सा हमने सपोज कर लिया है। सीक्वेंस आप देख सकते हैं इसके ऊपर। और हम सपोज कर रहे हैं, जिस तरह बुक ने डायग्राम में कहा कि दो जगह पे ओरिजिन, हम भी दो जगह पे ओरिजिन ले लेते हैं कि एक ये ओरिजिन है, एक ये ओरिजिन, ठीक। अब इन दो ओरिजिन्स में से हम एक को फॉलो करेंगे, यानी सपोज इसको हमने ले लिया आगे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम देखें तो ये है ओरिजिन, जिसको रेड बॉक्स में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस रेड बॉक्स के हाफ के ऊपर हम यहाँ पे इसको येलो एक और बॉक्स हमने लगा दिया है। वजह क्या है?
कि रेप्लिकेशन दो साइड्स पर चलेगी। रेप्लिकेशन एक जाएगी इस तरफ, ये एरो लगा हुआ है यानी इधर, और रेप्लिकेशन इसकी जो दूसरा हाफ साइड है वो इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो गए। और इन दो हाफ्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज के दो अलग अलग एंजाइम काम करेंगे। जी बेटा, बात फॉलो कर रहे हैं? एक ही रेप्लिकेशन ओरिजिन पे दरअसल दो डीएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल एट ए टाइम, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, रेप्लिकेशन कंटिन्यू करेगा। जी, पहला पॉइंट क्लियर। यस सर। अब बुक के अंदर अगर हम इस बात को देखें तो बेटा ये आपको जो नजर आ रही है ना फोर्क, ठीक, ये दरअसल हाफ साइड है किसकी? अगर हम इससे पीछे डायग्राम पे जाएं, जहाँ पे रेप्लिकेशन ओरिजिन दिखाए हैं, तो ये जरा देखें, ये है रेप्लिकेशन, इस जगह पे शुरू हुई, तो इधर से इसको आधा कर दें तो आपको ये फोर्क यूं नजर आ रही है, ठीक है? ये आप समझ गए? तो दरअसल ये डायग्राम सिर्फ हाफ पार्ट की डिस्कस की गई है, यानी एक साइड पर रेप्लिकेशन, दूसरी तरफ भी कंटिन्यू है, और डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी साइड पर कंटिन्यू करेगा। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ एक साइड पर, ताकि सिंपली बात समझ लें। क्लियर है बेटा बात? तो ये है एक फोर्क इधर है, तो दरअसल यही कंटिन्यू होकर फोर्क दूसरी तरफ भी है। अच्छा, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। हमने कहा जनाब हमने इस हाफ को ले लिया जो इस साइड पर आगे रेप्लिकेशन होगी। अब कैसे होगी? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से। तो सबसे पहला काम यहाँ पर होगा कि ये कौन सा लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो क्या होना है पहले? अभी मैंने शुरू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी शुरू में मैंने गुफ्तगू की थी, ये प्राइमरी लेवल पे आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक बनते तो खुद हैं, लेकिन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एंजाइम चाहिए होता है हेलिकेज, ठीक है? हेलिकेज एंजाइम इस हेलिक्स को ओपन करता है, हमने उसको स्ट्रेट बनाया है लैडर की तरह समझने के लिए। तो हेलिकेज इसको ओपन करता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये खुलता चला जाएगा। जब ये खुलेगा तो हेलिकेज एंजाइम इस डायरेक्शन में इसने इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के नतीजे में ये ओपन हो जाएगा। ओपन, अब ध्यान में रहे कि ये ओपन होगा एक छोटा सा पोर्शन, पूरे का पूरा लॉन्ग मॉलिक्यूल एकदम नहीं ओपन हो जाता, ये थोड़ा थोड़ा ओपन होता है और कॉपी होता चला जाता है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे और नोट कर लें कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे ये एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ऊपर वाले का 5 एंड दाईं तरफ है, तो नीचे वाले का 3 एंड दाईं तरफ है, ठीक है? और क्योंकि हम असूलन पढ़ते हैं लिखते हैं 5 to 3 में, तो इसका मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। दूसरी बात, ये जो हम सपोज कर लेते हैं कि ये ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है सेंस स्ट्रैंड है, और नीचे वाला जो है ये एंटी सेंस है, ताकि दोनों को जब हम बात करें तो समझ जाए कि किस स्ट्रैंड की बात हो रही है। डीएनए के दो स्ट्रैंड में एक को कहेंगे सेंस और एक को कहेंगे एंटी सेंस। क्यों कहेंगे ये आगे एप्लीकेशन में जाकर समझेंगे। तो जो सेंस है हमने उसको ये ब्लू कलर में लिया है, ठीक है? और जो एंटी सेंस है उसको रेड लाइन से शो कर दिया है। जी बेटा, यहाँ तक पॉइंट समझ गए सारे? यस सर। ओके। क्योंकि असल में रेप्लिकेशन के छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, जब तक जहन में ना हो तो फिर गुफ्तगू पूरी समझ आपको नहीं आएगी।
अच्छा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर ध्यान में रहे, एंटी पैरेलल। अब ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए, और ये डायग्राम वैसी ही आ गई जैसी बुक ने, समझ गया बेटा? ये डायग्राम, ये हमने ओपन कर लिया एक फोर्क। अच्छा जी, अब इस फोर्क के अंदर हम देखें तो जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इन दोनों स्ट्रैंड, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है ऊपर वाला जैसे सेंस कहा, और ये नीचे वाला जिसको हमने रेड किया है, ये भी पेरेंटल स्ट्रैंड है जो एंटी सेंस है। तो चाहे ब्लू हो चाहे रेड हो, दोनों के साथ दो नए डॉटर स्ट्रैंड तैयार होने हैं। और जो हमने डीएनए पॉलीमरेज की पाबंदी की बात की थी वो ये की थी कि डीएनए पॉलीमरेज कैन ऐड only new nucleotide to the already present hydroxyl already present hydroxyl end of nucleotide। ठीक है, पहले से मौजूद न्यूक्लियोटाइड के थ्री एंड पर वो अटैच कर सकेगा। यानी यहाँ पे अगर मैं यूं ले लूं, sorry, कि सपोज डायग्राम थोड़ी आगे की हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे ये दो स्ट्रैंड ओपन है, और दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी होना है। तो रेप्लिकेशन होती है 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। अब 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगी, तो ये ऊपर वाला स्ट्रैंड अगर हम देखें तो ऊपर वाले स्ट्रैंड का थ्री एंड है लेफ्ट साइड पे, ये थ्री एंड। और अच्छा, एक और असूल ध्यान में रखेंगे, डीएनए हो, आरएनए हो, या दो आरएनए के मॉलिक्यूल हो, जहां भी दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं, वो लाजमी तौर पर एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल। अब अगर डीएनए पॉलीमरेज इसको इधर से कॉपी करना शुरू करे, तो एंटी पैरेलल ये पॉसिबल है कि इधर 5 एंड हो जाएगा और इधर 3 एंड आ जाएगा हाइड्रोक्सिल, और इस तरह ये डायरेक्शन पॉसिबल होगी कि चेन इस डायरेक्शन में ग्रो करती जाए। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज का मसला ये है कि वो स्टार्ट नहीं ले सकता। वो ये कहता है कि पहले जनाब, पहले कोई न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, मैं सिर्फ उसको एक्सटेंड करूंगा। तो उसका ये मसला यहाँ पे हल होगा बाय द डीएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज ने, जिसको प्राइमेज कहते हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज इस ओपन फोर्क के इस किनारे पर, इसके अपोजिट है थ्री एंड, इधर से 5 एंड से ये शुरू करेगा, और एक प्राइमर सिंथेसाइज कर देगा टेम्पलेट या पेरेंट स्ट्रैंड। अब ये पेरेंट स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहेंगे, जिसको देखकर वो कॉपी कर रहा है। अब पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर मौजूद है, ये क्या सीक्वेंस है, थ्री एंड पर, थ्री एंड पर क्या सीक्वेंस है पेरेंट के? जी यहाँ पर है सी जी ए। सी टी। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की असल में जरूरत बात है, ताकि समझ लें कि जो जिसको कॉपी करना है उस पे है GCT। अब यहाँ पे जो प्राइमर बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज, जिसको प्राइमेज कहते हैं, वो डीएनए पॉलीमरेज की शर्त पूरी करने के लिए कि डीएनए पॉलीमरेज को एक थ्री एंड चाहिए, वो स्टार्ट नहीं लेगा डिनोवो, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कह लें कि अपनी खिदमात पेश करेगा, और 5 to 3 डायरेक्शन में उसने ये एक
प्राइमर यहाँ पे बना दिया अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट। अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट का मतलब है कि जी के साथ उसने सी को पेयर किया, सी के सामने जी को पेयर किया, टी के सामने ए को पेयर किया। ठीक है। और अगर यहाँ ए होता, जिस तरह ये है, तो फिर उसके सामने क्या पेयर हुआ है? जी, कौन सा यूनिट लगा है? यू। यू। बिकॉज इट इज आरएनए, ये ध्यान में रहे, प्राइमर आरएनए नेचर का है। तो डीएनए पॉलीमरेज को सिर्फ चाहिए था 3 एंड, उसकी पाबंदी, ये शर्त नहीं थी कि वो 3 एंड किसी डीऑक्सी राइबोज का ही हो। तो यहाँ पे राइबोज शुगर है आरएनए के अंदर, और डीएनए पॉलीमरेज को अब एक 3 एंड अवेलेबल हो गया। ये है डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज इज ए डाइमर, यानी 2 यूनिट, उसका एक यूनिट। जो फर्स्ट यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर अटैच हुआ, उसको प्राइमर का 3 एंड अवेलेबल है, और उसकी शराइत अब पूरी हो गई। अब वो क्या करेगा? अब वो इसके अपोजिट बड़े आराम से पॉलीमरेज, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता चला जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का उसका कह लें कि तरीकाकार क्या होगा? कॉम्प्लीमेंटेरिटी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर ए के सामने अब क्या अटैच होगा? पहले यू हुआ था, अब होगा टी। टी। ठीक। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का पहला यूनिट यहाँ से कॉपी करना शुरू करेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर इस तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब क्योंकि इससे आगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बंद है, ये ओपन हो तो उसके साथ कॉपी करे, इसलिए सपोज कि यहाँ पहुंचकर ये डीएनए पॉलीमरेज का पहला यूनिट यहाँ पर आकर रुक गया। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर इसने अपोजिटली न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन कर दी। ये बेटा यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। अच्छा, ये बताएं कि अब यहाँ पर जो आखिरी यूनिट इस सी के सामने अटैच होगा, इस पॉइंट पर, उसका कौन सा एंड फ्री होगा? 3 एंड या 5 एंड? 3 एंड। 3 एंड, क्योंकि ये 3 के साथ 5 को अटैच करता आया है, और इस सी के सामने जो जी होगा उसका 5 ऊपर अटैच होगा, और 3 यानी हाइड्रोक्सिल अवेलेबल। अच्छा, ये तो हो गया एक स्ट्रैंड यहाँ तक कॉपी। अब इसके दूसरे स्ट्रैंड की बात करें कि दूसरा स्ट्रैंड कैसे कॉपी होगा, तो हम दूसरे स्ट्रैंड पे चले जाते हैं। जी, हमने कहा कि जनाब ये ऊपर वाला जो सेंस स्ट्रैंड था, इस सेंस स्ट्रैंड की तो कॉपी यहाँ तक हो गई। प्राइमर बना, प्राइमेज ने प्राइमर बनाया, जिसको आरएनए प्राइमर हम कहेंगे। उस प्राइमर के 3 एंड को डीएनए पॉलीमरेज के पहले यूनिट ने एक्सटेंड किया इन 5 to 3 डायरेक्शन। ये 5 डायरेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 5 डायरेक्शन है, और ये 3 हाइड्रोक्सिल आपको लिखा नजर आ रहा है। तो ये कॉपी करता हुआ यहाँ तक आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि दूसरा स्ट्रैंड किस तरह कॉपी होगा? अब दूसरे स्ट्रैंड पर भी जाहिर है शर्त डीएनए पॉलीमरेज की वही है कि वो एक्सटेंड करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, यानी नया स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको, और ये नोट जहन में रहे, कि यहाँ पे आपको ये एक येलो और एक ये रेड बॉल नजर आ रही है। ठीक है। ये रेड और येलो क्या शो कर रहे हैं? ये दरअसल हम यहाँ पे एंड ले रहे हैं, कि जहाँ पे येलो है समझ लें कि ये है 5 एंड, ठीक है, यानी फॉस्फेट। 5 एंड। ठीक है, 5 प्राइम। और इसी स्ट्रैंड को फॉलो करें तो इधर दूसरी तरफ क्या है? रेड, यानी 3। ये 3 to 5 वाला 3। स्ट्रैंड है, और इसके अपोजिट ये जो है ये रेड 3 प्राइम, और इधर ये येलो का मतलब है कि इधर ये 5 प्राइम। समझ गए?
अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन जहन में रहे, तो जो पेचीदगी है ना, यानी इस एमसीक्यू अंदर से अगर कोई निकला तो आप समझ सकें। अच्छा, ऊपर वाला स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड तो कॉपी होकर यहाँ तक हो गया। अब दूसरे स्ट्रैंड को कॉपी होना है। अब इसकी कॉपी के लिए असूल वही है कि नया स्ट्रैंड बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में। अब 5 to 3 डायरेक्शन में अगर बने तो इसकी शर्त दूसरी ये भी है कि पहले हाइड्रोक्सिल मौजूद हो। अब इस स्ट्रैंड के अपोजिट तो कोई डॉटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो यहाँ भी प्राइमर मसला हल करेगा, सॉरी प्राइमेज, और प्राइमर बनाएगा। अब ये प्राइमर कहाँ होना चाहिए, इस जगह पर या यहाँ पर? जी बेटा। जी सर। जी बेटा, ये जो मैंने पहले बनाया, यूं कह ले 1 पोजीशन पे या इस 2 पोजीशन पे, कहाँ पे होना चाहिए प्राइमर? 2 पोजीशन पे। 2 पोजीशन सर पे। 2 पोजीशन पर। रीजन, रीजन भी तो पूछी जा सकती है ना, वाई, ये फैसला किस बेस पर किया? सर 5 to 3 जाना चाहिए। इसने 5 to 3 एक्सटेंड करना है। सर ये जी जी। जी बेटा। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे ना। जी जी, एंटी पैरेलल हैं, लेकिन ये बात तो बड़ी तो जनरल है। आगे बात करें जी। 5 to 3 बनेगी प्राइमर। नहीं, प्राइमर to 5 to 3 तो इधर भी बन सकता है। आप, मैंने एक बात की थी लास्ट टाइम कि हर न्यूक्लियोटाइड, किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को ले लें, उसका एक 5 एंड और 3 एंड है। जिस तरह कतार में लोग लगे खड़े हों, 50 लोग खड़े हों, तो हर पर्सन का दायां और बायां कंधा मौजूद है, ठीक है ना? तो 5 एंड 3 एंड, तो 5 to 3 तो इधर भी तो बन सकता है ना, ये भी तो, ये 5 एंड फिर होगा। फिर वहां अटैच होगा जहां उसको 3 एंड मिलेगा अटैच होने के लिए। नहीं, डीएनए पॉलीमरेज तो अटैच होगा। अभी तो हम प्राइमर की बात कर रहे हैं, और प्राइमर बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की शर्त है कि उसे पहले से हाइड्रोक्सिल एंड चाहिए। अब ऊपर हमने देखा वो हाइड्रोक्सिल एंड किसने प्रोवाइड हम्म। किया? प्राइमेज ने एक प्राइमर बनाकर एक हाइड्रोक्सिल एंड दे दिया, और डीएनए पॉलीमरेज ने उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ऐसे ही हुआ ना? अब यहाँ जी पर सर। भी, यहाँ पर भी प्राइमर रिक्वायर है। अब सवाल यह है कि प्राइमर कहाँ बनेगा? अगर प्राइमर यहाँ पे लगा दें तो प्राइमर इस डायरेक्शन में बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ये 5 एंड बन होगा, सकते। ये 5 एंड होगा, ठीक है ना? और इधर 3 एंड होगा। हम्म। एंटी पैरेलल की शर्त भी पूरी हो गई, ठीक कह रहा हूँ? जी तो, सर। तो उधर भी तो प्राइमर इधर लगा था ऊपर, इधर भी इधर लग जाए तो कोई हर्ज है? तो जी, दोनों तरफ लग सकता है फिर तो। दोनों तरफ लग सर सकता दूसरी साइड से भी लग सकता है। है। दूसरी साइड? सर पूछ रही हूँ मैं, नहीं, बता यहाँ पे नहीं रही। इस यहाँ इस ये जो है फोर्क, इसे हम कहेंगे फोर्क, तो इस पॉइंट की बात कर रही हैं? जी सर। अच्छा, मैं असल में क्वेश्चन मैंने यही इसीलिए किया है कि एक असूल शायद आप भूल गए, कल हमने बात की थी और अभी भी कर रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज ने क्या करना है, 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड तो करना है, ठीक है? अब डीएनए पॉलीमरेज इस जगह ऊपर वाले को देखें, तो ऊपर वाले में क्या हुआ था कि ऊपर वाले में ये हाइड्रोक्सिलेंड अवेलेबल हुआ, इसने 5 to 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, राइट? अब अगर प्राइमर यहाँ पे लगेगा तो डीएनए पॉलीमरेज ने तो 3 को एक्सटेंड करना है ना, राइट? जी सर। और डीएनए पॉलीमरेज का अब अगर दूसरा यूनिट यहाँ आकर, डीएनए पॉलीमरेज इज ए डाइमर, एक यूनिट ने ऊपर एक स्टैंड पे काम किया, दूसरा यूनिट दूसरे स्टैंड को कॉपी करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लग गया, उसको 3 एंड भी मिल गया,
लेकिन वो कॉपी किसे करेगा, आगे डीएनए कहाँ है? एक्सटेंड करने की जगह है उसके पास? नो सर, नहीं है। ये बात है ना, कि असल में दूसरी साइड पे तो दूसरा काम कर रहा है, वो उसका एरिया है। कॉपी होनी है इस स्ट्रैंड की, इस रेड वाले की, ठीक है। तो अब कॉपी इसकी होनी है। अब इसकी कॉपी करने के लिए, यही इसीलिए शराइत की मैंने बात की थी कि जो शराइत हैं, कंडीशंस, वो जहन में रहें। तो नतीजा ये है कि जो अपोजिट स्ट्रैंड है, क्योंकि अपोजिट स्ट्रैंड एंटी पैरेलल है, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन रीजन, अब प्राइमेज जो है वो आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करेगा, किनारे पे नहीं, इधर नहीं, बल्कि इधर ही, जो आपने बात की थी, ठीक है। प्राइमर इधर सिंथेसाइज होगा। अब इधर करने में भी ये अपोजिट है, तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रैंड का इधर येलो यानी 5 है, तो इसका 3 एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा। ठीक हो गया। तो इस 3 एंड अवेलेबल हो गया। अब डीएनए पॉलीमरेज का जो दूसरा यूनिट है वो यहाँ पर अटैच होगा, और फिर इसको आगे कॉपी करता चला जाएगा। तो ये है रीजन। हम देख लेते हैं इसको अगले डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्राइमर सिंथेसाइज हो, तो पॉलीमरेज इधर तो नहीं जा सकता, क्योंकि उधर तो दूसरा एरिया है। कॉपी करना है इसको, इस साइड को, तो ये तो साइड कॉपी नहीं हो सकती। बात फॉलो कर रहे हैं? तो इस साइड को कॉपी करने के लिए ये प्राइमर फिर यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, और यहाँ डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा यूनिट अटैच होकर आगे उसको कंटिन्यू करेगा। ये देखें, ठीक हो गया। ये है दूसरा स्ट्रैंड, ये दूसरा प्राइमर, ये दूसरा हाफ डीएनए पॉलीमरेज का, ये 3 एंड अवेलेबल हो गया। और नाउ अब ये इसको इजीली आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये यहाँ से इधर इसको कंटिन्यू कर जाएगा। ठीक हो गया बेटा? अब कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर, नो, आ गई समझ। समझ गए। अब जितना ये ओपन हुआ था उतना तो कॉपी हो गया। कॉपी हो गया तो अब मजीद भी तो कॉपी होना है, ठीक है। यानी हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है जी। क्या सूरत हाल है? ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसको सेंस कहा था, वो जितना ओपन हुआ, एक प्राइमर अटैच हुआ, सॉरी अटैच नहीं हुआ, वहाँ पे तैयार हुआ, सिंथेसाइज हुआ, और उसको आगे एक्सटेंड करके डीएनए पॉलीमरेज का पहला यूनिट यहाँ तक पहुँच गया, फोर्क के, कह लें कि एक्सेल में। और दूसरे स्ट्रैंड के साथ प्राइमर, यहाँ ये ग्रीन जो है प्राइमर है, ठीक है, ये अटैच हुआ, और इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज ने, दूसरे यूनिट ने कॉपी करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। यानी ये है मौजूदा सूरत हाल कि हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। तो अब क्योंकि हमने इससे आगे जाना है, और आगे ये इस तरफ पूरा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, अब ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल अब मजीद आगे खुलेगा, ठीक है। ये मजीद ओपन होगा। अब ये मजीद ओपन हो गया, ठीक है। हमारा डीएनए पॉलीमरेज का पहला यूनिट ये खड़ा है, डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा यूनिट ये नीचे खड़ा है इस जगह पर, और ये जगह जो है ये ओपन हो गई है अब कॉपी करने के लिए, राइट। अब हम देखें तो सूरत हाल ये है कि जनाब ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है, ठीक है, ऊपर वाला स्ट्रैंड जिसके साथ प्राइमर यहाँ पे बना था, और फिर इसको एक्सटेंड किया था, और यहाँ तक ये आ गया था। अब ये मज़ीद ओपन हो गया। तो मज़ीद ओपन होने के बाद अब ये इसको सिंपली, क्योंकि इसने आगे कैरी करना है, तो क्या आप दोबारा प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी इसको? नो सर, वजह? इसके पास फ्री एंड है। ऑलरेडी 3 एंड अब अवेलेबल है। तो सिंपली इट विल एक्सटेंड फर्दर, ये यहाँ तक पहुँचेगा, और यहाँ पहुँच के समझ ले कि ये तो बड़ी आसानी से हो गया, ठीक है।
अच्छा, ये तो खैर आसानी से हो गया। मसला ये है कि आखिरी 2 मिनट रह गए। चलें खैर, थोड़ा सा चंद मिनट के लिए दोबारा हम ज्वाइन कर लेंगे। जी बेटा, यहाँ तक ये तो सिंपल हो गया ना। अच्छा, यानी इसको दोबारा प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इसका अपोजिट स्ट्रैंड है रेड वाला, अब उसकी बात करते हैं। जो अपोजिट स्ट्रैंड है रेड वाला, उसकी सिचुएशन क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा यूनिट यहाँ खड़ा है, इस जगह पे, इस कोने पर। और कॉपी जिस पार्ट को करना है वो ये है। ठीक। अब इसने कॉपी करने के लिए, इसका मतलब है कि इसने वापस इस तरफ आना है। तो ये यहाँ से बाकायदा कहा जाता है जंप करेगा। ये इधर से ये लाइन, ये जंप करेगा, और जंप करके ये आ जाएगा इस जगह पर। और इस जगह पर ऑलरेडी डायग्राम में हमने शो कर दिया है कि आपको प्राइमर लगा नजर आ रहा है। क्योंकि अब ये यहाँ से इसने स्टार्ट लेना है ना, यहाँ से इसने स्टार्ट लेना है। और स्टार्ट के लिए इसकी शर्त वही है कि पहले से 3 एंड चाहिए। ठीक है ना, ये है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये जंप करके यहाँ आ तो जाएगा, लेकिन इसे फिर प्राइमर चाहिए होगा। तो ये प्राइमर यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन प्राइमर यहाँ पे प्राइमेज ने फिर बना दिया। और अब डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा यूनिट यहाँ पर पहुंचेगा जंप करके, और इसको फिर आगे 3 एंड को एक्सटेंड करता हुआ यहाँ तक ले आएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? यस सर। यानी ऊपर वाले स्टैंड पे दोबारा प्राइमर नहीं बन रहा, लेकिन नीचे वाले स्टैंड पे दोबारा प्राइमर